साहबों का नाम शमशेर सिंह गोगी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के बेबाक वक्ता, असंध के विधायक गोगी साहब। ये अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, बड़े बेबाक हैं, हाजिर जवाब हैं। आज ये जब हमसे मिले, इन्होंने हमें मंडी के गेट पे ही खुशखबरी दे दी और कहा शर्मा जी बधाई हो, आज किसानों को सरकार ने तोहफा दे दिया। हैरान और परेशान मैं भी हो गया कि भी सरकार ने किसानों को ऐसा कौन सा तोहफा दे दिया जिससे कांग्रेस के विधायक असंध के शमशेर सिंह गोगी इतने खुश हो गए, इतने प्रभावित हो गए। उनसे जानते हैं कि सरकार ने किसानों को ऐसा कौन सा तोहफा दे दिया जिससे गोगी साहब प्रभावित हो गए हैं, प्रभावित हुए हैं या उनका व्यंग है। जान लेते हैं, इसके बाद चर्चा बढ़ेगी उसी बेबाकी के साथ जिस बेबाकी के लिए ये ना केवल हरियाणा में बल्कि हरियाणा की विधानसभा में भी जाने जाते हैं। शमशेर जी स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी। ये कौन सा तोहफा दे दिया जी, आज आप बड़े प्रभावित हो, बड़े खुश हो, बधाइयाँ दे रहे हो किसानों को? मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इस सरकार की जो कथनी और करनी है उसको लेके थोड़ा दुखी हूँ। भाई एक तरफ तो सरकार कह रही है कि किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, जिसमें 8 ही महीने बचे हैं जी। 8 महीनों के बाद कितनी आय होगी? लेकिन 8 महीने पहले एक तोहफा दिया कि 700 रुपये तो एक DAP के कट्टे की कीमत बढ़ गई। ऐसी क्या इमरजेंसी लगी भाई? ऐसा रातों रात क्या महंगा हो गया? खाद में जो पेट्रोल है इसकी भी कुछ खपत होती है। पेट्रोल डीजल तो हमारी सरकार ने महंगा कर रखा है, इंटरनेशनल कीमत तो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो 1000 रुपया 1 एकड़ पे एवरेज किसान को फालतू मिलेगा, जो MSP बढ़ाई है इस साल जी। जिसको ये जब ये काले कानून लेके आए तो शोर मचा, तो इन्होंने फटाफट 50 रुपये एडवांस डिक्लेयर कर दिए। तो 700 रुपये तो ले लिए एक कट्टे में, और कट्टे लगेंगे 3, और जो पेस्टिसाइड लगेगी वो अलग। तो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने किसानों से बात की, वो कहते हैं जी 4 से 5 हज़ार रुपये का इस बढ़ोतरी में जो बढ़ोतरी हुई है, जिस तरीके से इसमें 4-5 हज़ार का खर्चा ही बढ़ जाएगा गेहूँ पे आगे से पर एकड़। तो पर एकड़ ही 1000 रुपया मिला है जी। पर एकड़ की एवरेज मैं 20 क्विंटल की लगाता हूँ जी। किसी की 10 मन 2 मन फालतू, किसी की कम जी। तो 20 की एवरेज लगाओ तो 20 पे 50 रुपये के हिसाब से 1000 हुआ। तो किसानों से उल्टे ले रहे हैं, आमदनी बढ़ा रहे हैं, या उनको पीछे गर्त में धकेलने का काम कर रही है सरकार। ये सरकार को अपने अंदर झांक लेना चाहिए थोड़ा सा। जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है गीता का, उस पर भी इनको ध्यान देना चाहिए कि गीता तो ये कहती है भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और वो फल इंडिविजुअल मिलता है, वो कोई पार्टी के हिसाब से तो अपने आप ही हो जाएगा। फिर फल से आपका तात्पर्य जरा खोल के कह दो जी। फल से ये तात्पर्य है, कल को फिर भीख मांगनी वोटों की, इसी जनता के बीच में जाना है। लोकतंत्र में जो नेता है वो भिखारी होता है जी। वो ऐसा नहीं है, भी राजा नहीं है वो, लेकिन ये राजा की तरह काम कर रहे हैं। तो इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमने कल को फिर भी जनता के पास जाना है। तो ये जिस तरह का व्यवहार ये किसानों के साथ या आम आदमी के साथ, मध्यम वर्ग के साथ हो रहा है, उसको लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको जनता जवाब देगी आने वाले समय में। तो पिछले 4 महीने से किसान आंदोलन भी चल रहा है जी, सरकार पे जूं तक नहीं रेंग रही, क्या कहना है आपका? नहीं, आंदोलन की जूं तो रेंग रही है जी, लेकिन इतने अहंकारी हैं
कि वो शो नहीं करना चाह रहे, और साथ में फिर इलेक्शन फंसा हुआ है 5 स्टेटों का। सारा दिन रात बंगाल में ही लगे रहते हैं। किसानों के लिए तो अब धीरे धीरे बता तो रहे हैं भाई, कोरोना का नोटिस आ गया जी, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नोटिस आ गया, ये तैयारी है। नहीं तो कल हरियाणा के गृह राज्य मंत्री ने भी किसानों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई है। केंद्र सरकार के कृषि मंत्री को पत्र लिखा है कि दोबारा से बातचीत शुरू की जाए। क्या मानते हैं आप? ये अनिल विज जी अपना स्वास्थ्य तो ठीक करें पहले। अनिल विज के पास दवाई है कोई स्वास्थ्य ठीक करने की, कोरोना ठीक करने की पूरे देश में कोई दवाई नहीं। अनिल विज जी को 2 बार वैक्सीनेशन हो गई, फिर भी बीमार हो गए। जिनको वैक्सीनेशन हो रही है उनमें से कितने लोग बीमार हो रहे हैं सरकार को पता ही नहीं, कितने मर रहे हैं उससे। और गांव-गांव में ये दहशत फैला रखी है भी पेंशन कट जाएगी अगर नहीं लगवाई, नहीं तो लोग लगवा नहीं रहे, उनको डराया जा रहा है और उनमें से लोग मर रहे हैं। मेरे ही हल्के में कई आदमी मर गए, मैं वहाँ जाके आया हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ फैसला करना तो दूर की बात है, आज फसल का टाइम है। क्या सरकार को इस बात का नहीं पता कि फूड सप्लाई वालों का मीटर जो है और मार्केट कमेटी के दोनों मीटरों में फ़र्क है, वो कैसे है? तो सरकार ने ऐसा फैसला क्यों नहीं किया भी एक ही मीटर चलेगा, जो ठीक मीटर है वो चलाओ, जो ठगी का मीटर है उसको बंद करो या उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन करेगा? क्योंकि जांच तो इस सरकार के होते हुए हो ही नहीं सकती। कोरोना से लेके ही जितने भी घपले हुए हैं किसी की जांच हुई नहीं? घपले कहाँ जी? सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार है ही नहीं, 0 टॉलरेंस है। आप कहते हो घपले भ्रष्टाचार है। कभी चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ? ये दान घोटाला हुआ, घपला नहीं है। जब कोरोना के अंदर एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं जा सकता था, सिर्फ पुलिस जा सकती थी या सरकारी अमला फैला जा सकता था, उस टाइम शराब घोटाला हुआ, किसने किया? इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, जो सड़क पे थे उन्होंने किया होगा। तो किसकी जांच कर रहे हैं? SIT बनाने के बाद SCT बना दी गई। अगर ये 0 टॉलरेंस करप्शन होती तो अब तक तो बड़े बड़े नेता ही अंदर हो जाते, बहुत सारे जिन्होंने ये घपला कर रखा है, सबको पता है। लेकिन सरकार चलानी है इसलिए मजबूरी है। कभी SCT तब बनाई जाती है जब मामला रफा दफा करना हो। अब दोबारा विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इतनी बेशर्म सरकार है ये कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी जांच का। आज तक करनाल के अंदर ताज़ा NDC का एक घपला हुआ है, 209 रजिस्ट्रियाँ नकली होगी, एक फेक ID पे 106 रजिस्ट्रियाँ होगी। क्या DC को नहीं पता या तहसीलदार को नहीं पता या जो मतलब नगर निगम के अधिकारी हैं उनको नहीं पता? अगर एक रजिस्ट्री हो जाए तो गलती होती है, 106 में तो गलती नहीं हो सकती। और फिर जिन गरीब लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई उनके मकान भी तोड़ दिए। फिर रजिस्ट्री क्यों करी थी भाई? अगर वो गलत थे, अगर वो कानूनी प्रक्रिया में नहीं थे तो फिर उनको रजिस्ट्री नहीं करनी थी। नहीं तो गोगी साहब, फिर ऐसे में सवाल ये उठता है, फिर हरियाणा में विपक्ष क्या कहाँ है? विपक्ष क्या कर रहा है? आपने इतने बड़े बड़े घपलों का जिक्र किया, CM सिटी का भी जिक्र कर दिया। आप CM सिटी के करीब असंध से विधायक हैं, तो फिर विपक्ष कहाँ है? विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं दिखाई देती? नहीं, विपक्ष तो सड़क पे है जी, और विधानसभा में भी आपने देखा होगा वो पक्ष ने सारे मुद्दे उठाए। मैंने उसका जवाब पहले ही आपको दे दिया कि ये सरकार ऐसी है कि इनको जांच ही नहीं करनी। विपक्ष क्या करेगा? जिनके हाथ में सरकार है और जिन्होंने जांच करनी हो तो सारा सौदा ही क्या हुआ है। अगर कोई शर्म हो थोड़ी बहुत तो ही काम आगे सामने आए ना। जो विरोधी हैं उनको देशद्रोही कह लो, उनके यहाँ इनकम टैक्स वाले ED भेज दो, ये काम तो ये सरकार कर सकती है। लेकिन अगर इनके खुद के कार्य में कोई कमी है तो उसका कोई करप्शन, अगर महाराष्ट्र में हो तो करप्शन है, अगर वो कर्नाटक में हो तो करप्शन नहीं है, और हरियाणा में हो तो फिर हरियाणा वाला तो मैंने पहले बता दिया, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। वो तो गंगा नहा जाता है। जो अच्छा, आपने बातों में एक जिक्र किया कि भ्रष्टाचार की जांच ना करना सरकार की मजबूरी है। जरा सा खुलासा करेंगे जी, किस तरह की मजबूरी है? गठबंधन धर्म की मजबूरी है या सरकार को लगता है कि जांच होगी तो सरकार गिर जाएगी? भाई जांच होगी तो सरकार, जिनके खिलाफ जांच होनी है जी, जो मतलब गफ्फा चल रहा है जहाँ पे,
तो उनके खिलाफ अगर जांच होगी तो सरकार कहाँ रहेगी? अब तो सरकार चाहिए या जांच चाहिए जी ये उनका मसला है। हमारे को तो जांच चाहिए जी उनको सरकार चाहिए। तो जनता देख रही है सब कुछ। जनता फिर आने वाले टाइम में फैसला करेगी। अभी आप करनाल में, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज ही मेरे को किसी ने बताया सवेरे कि करनाल में एक करनाल क्लब है, वो 10,000 रुपये महीने पे चढ़ा हुआ है किराए पे, जी जबकि उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स जो हाउस टैक्स की तरह दिया जाता है वो 1,60,000 है, वो भी 40,000 रुपये घर से भरते हैं। अरे एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर, उसके लिए ऑक्शन होती है, वो 2.5 लाख 3 लाख में किराए पे चढ़ता है। तो करनाल क्लब में कौन सा, किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है? कौन आदमी है जिसको मतलब ये छेड़ नहीं पा रहे? और किस अफसर ने ये फैसला किया? क्यों नहीं जांच होती है? क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? किसी ने भी किया हो, कभी भी किया हो, बीजेपी वाले कह देंगे ये तो बहुत पहले हुआ था जी, आपकी सरकार थी या कोई और सरकार थी। भाई करप्शन तो करप्शन है, कहीं भी हो। आप उसको अगर राजनीति में घुमेड़ दोगे तो फिर आप, इसका मतलब तो करप्शन चलती रहे, कभी भी ईमानदारी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, फिर मुद्दा ही नहीं होना चाहिए ये। फिर आप इतनी क्यों मतलब व्यवस्था बना के बैठे हो? कभी ऑनलाइन कर दो, कभी वो कर दो, ऑनलाइन भी हैक कर लेते हो। रजिस्ट्रियों में हुआ। मैं कह वही तो कह रहा हूँ भाई, कंप्यूटर के माध्यम से भी गड़बड़ होने लग रही है। तो फिर तो अगर ये सारा कंप्यूटर हैक हो सकता है तो ईवीएम भी हो सकती है। ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है बातों ही बातों में शमशेर जी, गोगी जी ने। ईवीएम के बारे में भी जान लेते हैं, बड़ा इशू बना हुआ है गोगी जी ईवीएम का, थोड़ा डिटेल में बताओ। जनता सुन रही है, देख रही है, ईवीएम का बड़ा इशू है इस वक्त देश में, खासकर बंगाल चुनाव को लेकर के। क्या वास्तव में ईवीएम हैक हो सकती है? आप विधायक हैं। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का जो भी मामला है, अभी आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा हुआ है कि अर्बन नक्सल के नाम से कुछ लोगों को अरेस्ट किया हुआ है जी। उनकी एक ईमेल दिखाई गई भी, ये यहाँ इन्होंने ईमेल करी जिसमें देशद्रोह बनाया भी, देश में दंगे करवाने के लिए, मतलब किसी को मारने के लिए, सत्ता पलटने के लिए ये साजिश बना रहे थे। वो आर्सेनल एक कंपनी है जो वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त है अमेरिका में, वहाँ से उसको टेस्ट कराया गया। तो मीडिया इतना ख़त्म हो चुका है हमारे देश का कि वो मुद्दा उठा ही नहीं। उसके अंदर ये आया कि ये हैक करके किसी के नाम से, जैसे मैंने हैक किया और आपके नाम से ईमेल डाल दी, फंसा दिया आपको। ये सब कुछ सामने आ चुका है। अगर वो काम हो सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक मामले में ये भी मशीन क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये जो बातें ये सरकार में आई हुई पार्टी जब विपक्ष में थी तो ये कहती थी जीएसटी भी गलत, आधार कार्ड भी गलत, आज वो सारे अच्छे कैसे हो गए? कहीं ना कहीं ये बेनिफिट ले रहे हैं उसका। और हमारे को तो देश सेवा से मतलब है, हमने उसको दुरुपयोग नहीं किया, वरना सत्ता तो हमारे पास भी थी। तो आज के दिन ये जो कुछ भी हैक हो सकता है, जब पूरा देश हैक कर लिया। एक बड़ा खतरनाक बात बताता हूँ आपको भी, हमारा देश, हमारा जो दिमाग है ये भी एक कंप्यूटर है। अगर आप इसमें संविधान को या नागरिकता को डालो तो हम हिंदुस्तानी हैं। अगर इसमें आप सांप्रदायिकता भर दो क्या रह जाएगा जी? फिर नागरिकता भी खत्म, संविधान भी खत्म, तो फिर हम एक वर्ग के नुमाइंदे रह जाएं। हमारे देश में यही पिछले 7 साल से हो रहा है भाई, यहाँ पे नफरत और सांप्रदायिकता के आधार पे ही हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। और हमारे देश के लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम संविधान को ही अपना पहला धर्म नहीं मानते, ये दूसरे धर्म जो हैं ये अपने घर के लिए हैं, अपनी व्यवस्था के लिए, ये देश की व्यवस्था चलाने के लिए नहीं है। आपको संविधान को ही अपना धर्म मानना पड़ेगा जिसके हिसाब से देश चलता है। तो जिस दिन हम संविधान को अपना धर्म मान लेंगे फिर हमारे देश में ना ये नफरत वाला भाईचारा भी बना रहेगा, जो ये नफरत की दुकान है ये बंद हो जाएगी।
आज समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। पहले सांप्रदायिकता जातिवाद पे तोड़ने की कोशिश की, इस किसान आंदोलन ने उसको दोबारा जोड़ दिया। अब इन्होंने देखा भी ये तो फेल हो गया मामला, अब आर्थिक तौर पे भाईचारा बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। अब किसान आंदोलन में भी रोज एक दूसरे से पंगा कराने की कोशिश की जा रही है। तो झगड़ा हो किसी भी तरीके से हो, भाईचारा बिगड़े और फिर हमारे को बहाना मिले तो हम कार्रवाई करें। लेकिन ये किसान आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है। इस किसान आंदोलन से ही इस देश की दशा भी और दिशा दोनों बदलेंगी आने वाले टाइम में, ये आप देखें। तो गोगी जी, मौजूदा सरकार को हरियाणा की आप अपने हिसाब से कितने नंबर देना चाहेंगे ऐसे में जब किसान आंदोलन चल रहा है, मजदूर दुखी है, आड़ती स्ट्राइक पर बैठा है, कर्मचारी डेली सीएम सिटी में धरना प्रदर्शन कर रहा है, 36 वर्ग परेशान है, विपक्ष भी परेशान है। ऐसी स्थिति में आकलन क्या आपका हरियाणा, खासकर हरियाणा सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के? मुख्यमंत्री को मैं पर्सनल बात तो नहीं करता, लेकिन मुख्यमंत्री का सिस्टम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। करनाल में कोई और बयान होता है, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, और चंडीगढ़ जाके बदल जाता है। ये कौन सी सरकार है? और सरकार के तो नंबर माइनस में है। ये बात ठीक है कि व्यवस्था के हिसाब से आज उनके पास नंबर है, बहुमत है, नंबर होने की वजह से वो चला रहे हैं। ये चलता रहेगा, जितने दिन ठगी चलानी है चलाएं, लेकिन जब वक्त आएगा जनता भी इसमें पूरा हिसाब किताब, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे असंध के कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी के साथ हमारी खास वार्ता। कितने बेबाक हैं ये, किसी भी बात को रखने में, कहने में संकोच नहीं करते। ऐलान उनका ये है कि ज़्यादा दिन ठगी नहीं चलेगी, जनता सब कुछ देख रही है, हर चीज़ का हिसाब होगा। किसान आंदोलन को लेकर के उनका साफ तौर से मानना है कि किसान आंदोलन आने वाले समय में इस देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। तो दोस्तों, आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।